बच्चों, मुख्यतः इन चीज़ों के अलावा कुछ आय ऐसी होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उनमें है पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त आय, गैर कानूनी आय, तस्करों, जमाखोरों, करवंशकों से प्राप्त आय, आकस्मिक आय, लॉटरी से प्राप्त सभी हस्तांतरण भुगतान, मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि से प्राप्त आय को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। बच्चों, अब हमें ये जानना आवश्यक होगा कि कारक आय किसे कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः कारक आय की ही गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है। तो बच्चों, कारक आय में उन सभी सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता है? कारक आय कहलाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, उन सभी 5 साधनों को दिया जाने वाला पुरस्कार कारक आय कहलाता है। और वो कोई भी कार्य जिसके बदले में हम कोई सेवा या कुछ उपलब्ध कराते हैं, तब आय प्राप्त करते हैं, उसको हम कारक आय कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों, जितनी भी तरह की सरकार पेंशन देती है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो पारिवारिक पेंशन हो, तो जितनी भी तरह की पेंशन होती हैं बच्चों, वो सरकार अपने नागरिकों की सहायतार्थ उनको देती है। उनके बदले में ये जो नागरिक हैं पेंशन प्राप्त करता, वो सरकार को या हमारे राष्ट्र को कुछ नहीं दे सकते हैं, यानी कि ना दे सकने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको सहायतार्थ जो है पेंशन उपलब्ध कराती है। इसलिए सभी तरह की पेंशन को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल उन्हीं कारक आय को जिनके बदले में हम अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उन्हीं आय को इसमें शामिल किया जाता है और उन्हीं की गणना की जाती है। बच्चों, अब हमें जो हमारी कारक आय है, हमने जाना कि कारक आय की ही गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है। तो ये कारक आय का जो वर्गीकरण है, किन्हें हम कारक आय के अंदर सम्मिलित करते हैं और उनको किन किन भागों में बांटा गया है। उनमें पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, है ना। उसमें है नगद मजदूरी और वेतन, उसमें इस किस्म के रूप में भुगतान, जैसे लोग, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे वो हैं, वो अपने उनको जो है कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया। सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान और सेवानिवृत्ति पेंशन, इसमें शामिल है। फिर है इसमें मुख्यतः बच्चों सेवानिवृत्ति पेंशन, जो नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच हुए सेवा अनुबंध का एक भाग है, उसे शामिल। फिर है प्रचालन अधिशेष, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। इसमें वे मदें हैं लाभांश, निगम कर, मिश्रित आय। जो स्वनियोजित व्यक्तियों की आय को कहते हैं, ये व्यक्ति अपने श्रम, पूंजी, भूमि तथा उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यह आय मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ का मिश्रण होती है, तभी इसे मिश्रित आय कहते हैं। लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी का अलग से अनुमान संभव नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के कारकों को बाजार से भाड़े पर या खरीदा नहीं जाता, अथवा परिवार द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमों में केवल स्वस्वामित्व कारकों का प्रयोग किया जाता है।
बच्चों, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय और NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसी को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। इनको हम फैक्टर कॉस्ट पे जो NNP प्राप्त होता है वो NDP और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के बराबर होता है। अब आय विधि संबंधी सावधानियां हमें क्या करनी चाहिए जिससे कि दोहरी गणना की समस्या ना आए, कि किसी की भी आय जो है 2 बार गणना न की जाए। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को कारक आय में घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। कि जो अपने मकान में रह रहे हैं अगर वो अन्यत्र रहते तो उन्हें किराया देना होता, अतः उनके मकान की जो किराया की धनराशि है संभावित, उसको हम आय में जोड़ते हैं। स्वउपभोग के लिए उत्पादन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में आय का सृजन इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है कि जो वस्तुएं और उत्पादनकर्ता अपने लिए सृजनकर्ता या उत्पादनकर्ता स्वयं के लिए उपभोग करता है उसके मूल्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ तीनों ही निगम लाभ के घटक होते हैं। फिर है नगद तथा किस्त के रूप में दी जाने वाली मजदूरी जो अलग अलग तरह से दी जाती है, चाहे वो सुविधाओं के रूप में हो, चाहे वो पारिश्रमिक के रूप में हो, चाहे वो कैश वेतन हो। हस्तांतरण आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। फिर गैर कानूनी आय से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर दिया जाने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री खरीद पर दी जाने वाली दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो बच्चों, ये थी आपकी आय विधि, राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि। एक बार इसे आप लोग बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसे आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जिनके पास राजीव पब्लिकेशन की किताब है हो सकता है उनमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपके पास होंगे, उन्हें लिख लीजिए, नहीं तो फिर मैं भेज रही हूँ उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों आपकी में 12 क्वेश्चन आते हैं और आते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।